monsoon session. I hope that this session will be fruitful with your participation. We begin today's session with oath or affirmation of newly elected members. Secretary General, please. श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, वे शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। माननीय, आप शपथ ग्रहण करना चाहेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करना चाहता हूँ। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? मैं संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूँगा। उचित है श्रीमान, कृपया शपथ ग्रहण करें। अहम ब्रह्मदत्त द्विवेदी युवं संसदे सदस्येन निर्वाचिता निश्चयेन परमनेश्वरस्य नाम्ना शपथे यदम् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यदम् अहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्नतां अखण्डतां च रक्षयिष्यामि तथा ये पदं ग्रहीतुम् अहम् अद्यता अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जय भारत। Srimati Achal Soni, who is stand elected from Ajmer constituency of Andhra Pradesh, will now take the oath or affirmation. Ma'am, would you like to take the oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In English, please. Okay, ma'am. Kindly proceed. I, Achal Soni, having been elected a member of the lower house of the Parliament, do swear in the name of God that I will be there to pay the allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Vande Mataram. माननीय सदस्यगण, आप सबको सूचित करते हुए मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि पिछले दिनों अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से आई बाढ़ के कारण 15 श्रद्धालुओं को अपने प्राण गंवाने पड़े और साथ ही 48 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मैं मृतकों के परिवारजनों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ और साथ ही ये भी कहना चाहती हूँ कि इस दुखद घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। मैं अमरनाथ यात्रा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मासूम लोगों की मृत्यु के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। लापता हुए लोग जल्द मिल जाएं, ऐसी प्रार्थना है। इस कठिन घड़ी में हम, हमारी सरकार और सभी देशवासी दिवंगत आत्माओं के दुख के साथ हैं। श्रीमान, मैं आपके हम सदन के द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि से स्वयं को एवं अपने पार्टी को संयोजित करता यह भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है श्रद्धालु हमारे बीच ना हो, पर उनकी श्रद्धा हमेशा हमारे बीच रहे। इस कठिन घड़ी में पूरा भारत देश आपके साथ है। सभी सदस्यगण दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुछ क्षणों का मौन रखेंगे।
Chandler may convey the message of condolences to the bereaved family. Yes, madam. Now, the Prime Minister will introduce the new ministers. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का परिचय कराना चाहती हूँ। सुश्री आंचल कुमारी, खेल और सूचना प्रसारण, श्री हर्षित कुशवाहा, कानून मंत्री, श्री प्रिंस राज, पेट्रोलियम मंत्री, Now, the question hour starts. Question number 101, Mr. Raj Bageli. माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं पहले तो सरकार की तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार सरकार के आने के बाद कई चीज़ों में बढ़ोतरी देखी गई है ना, जैसे कि गंगा में बढ़ता प्रदूषण, तारीफ के ही लायक है सरकार। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें से केवल 4,000 करोड़ खर्च किए गए हैं, और उन सबका भी रिजल्ट क्या रहा? अरे झुंझुना, अरे वादा है मजाक। क्योंकि जिस प्रकार नमामि गंगे के नाम पे पब्लिक को बेवकूफ बना के वोट बटोरे गए हैं ना, किसी मजाक से कम नहीं है। गंगा में गंगा का पानी छोड़ के सब मिलेगा। कई जगह हालत ऐसी हो गई है, अगर नालों का पानी गंगा में जाने से रोक दिया जाए तो अगले दिन सूखी रेत पे लोग सेल्फी खींच दिखाई देंगे। बात रही पूजा की, पूजा तो इतने जबरदस्त तरीके से कराई जाती है कि प्रयागराज के आगे गंगा जी बढ़ ही गई, वहीं रुक गई। अरे पूजा के दौरान जो सामग्री डिस्पोज करी जाती है गंगा में, उसका कोई ट्रीटमेंट है? नमामि गंगे का ध्यान केवल और केवल सीवेज तक सीमित रह गया है, सीवेज ट्रीटमेंट पे ही इनका कॉन्सेंट्रेशन रह गया है। अब सरकार का यहाँ पे क्या जाता है, अगर 5 बड़े राज्य, 120 छोटे बड़े शहर और 40 करोड़ बच्चों की माँ गंगा अपना दम तोड़ देते। अरे रिसोर्स है हमारे देश की, धरोहर है हमारे देश का, गौरव है हमारे देश का, पर जिस तरीके से सरकार का काम चल रहा है, गंगा केवल और केवल आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज रह जाएगी, हकीकत में। इस कथन पर सरकार की जवाबदेही चाहूंगा। माननीय जल संसाधन मंत्री कृपया। माननीय स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि नेता विपक्ष का आक्षेप उचित नहीं है। जिस गंगा को मां का दर्जा दिया गया है, उसके अभियान के नाम पर वर्षों से भ्रष्टाचार होता हुआ है, परंतु हमने अपने आप को इस कार्य में सक्रिय रूप से जोड़कर रखे हुए हैं। 15,074.88 करोड़ में से 10,792.02 करोड़ इस योजना के प्रोजेक्ट में खर्च किया जा चुका है। इस योजना के तहत 8 राज्य, माननीय स्पीकर मैडम, 8 राज्य, 47 कस्बे और 12 नदियों का प्रगति से चल रहा है। नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 114 प्रोजेक्ट, जैविक उपचार के लिए 8 प्रोजेक्ट, ग्रामीण गंगा स्वच्छता को लेकर 4,465, माननीय स्पीकर मैडम 4,465 गाँव में सुचारू रूप से विभिन्न जगहों पर प्रोजेक्ट चल रहा है। इतना ही नहीं माननीय स्पीकर मैडम, पटना में भी गंगा नदी पर निश्चित की जा रहे रिवर फ्रंट का काम भी सफलतापूर्वक हो चुका है, जिसकी लागत 4,465 करोड़ है, जिससे हमने 16 घाट और एक शमशान बनाया है। माननीय स्पीकर मैडम, रिवर फ्रंट के निर्माण द्वारा 6.7 करोड़ लीटर सीवेज गंगा में जाने से अवरोधित हो। अक्सर कुछ लोग जानकारी के हिसाब से, थोड़ी जानकारी मिली, अपने हिसाब से समझ लिया और अपने हिसाब से धारणा बना लेते हैं, पर अगर धरातल पर नीचे उतर कर चीजों को समझा और परखा जाए तो पता चलेगा ना कि हमारी सरकार अपनी योजनाओं को लेकर पूर्णतः कटिबद्ध है। Any more questions? Mr. Raj Bageli, supplementary question please. मुझे दोबारा मौका देने के लिए शुक्रिया मैडम। सरकार से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने करोड़ खर्च करे गए और इनका बजट कितने का था, आंकड़ों पे भी तो ध्यान दीजिए। सीएजी की नई रिपोर्ट के हिसाब से यूपी, बिहार और बंगाल में प्रदूषण 334 गुना बढ़ चुका है। इस पर सरकार क्या कहना चाहेगी? Honorable Jal Shakti Minister please. माननीय स्पीकर मैडम, या तो हम सभी जानते हैं अगर गंदगी वर्षों की हो तो वो कुछ दिनों में साफ नहीं हो, बिल्कुल साफ नहीं हो सकती, कुछ दिनों में तो बिल्कुल नहीं साफ हो सकती। हम सीवेज ट्रीटमेंट के अलग अलग प्लांट्स के द्वारा गंगा नदियों में नाले के पानी को अवरोधित करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध और प्रयत्नशील हैं।
questions now. Question number 102. Ms. Gungun, please. मौजूदा सरकार हर बार ऐसे कानून ऐसे नियम बना रही है जिसके हकदार भी उसका सबसे पहले विरोध करती है। माननीय स्पीकर महोदया, हाल ही में 14 जून 2022 को सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू की गई है। मैडम, मैं यह बता दूं कि यह योजना फायदे से ज्यादा नुकसानदेह है। सरकार का यह कहना है कि इससे बेरोजगारी कम होगी, युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, परंतु मैडम जब 4 साल बाद 75% युवा जब सेना से बाहर निकलेगा तब वे भी तो बेरोजगार हो जाएगा। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जिन युवाओं का चयन सेना में पुरानी भर्ती के तहत हो चुका था, उनमें से बहुत से युवा अब सेना में भर्ती होने की योग नहीं रहे, तो महोदया उन युवाओं का क्या होगा? मेरा सरकार की रक्षा मंत्री से यह सवाल है कि युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? अग्निपथ योजना चला करके इनके संयम की अग्नि परीक्षा क्यों ली जा रही है? कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? माननीय रक्षा मंत्री, कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह बताना चाहता हूँ कि अग्निपथ योजना नौजवानों में देशभक्ति की भावना को मजबूती देगी। वैसे तो बहुत खूबसूरत है मेरा देश, इस खूबसूरती को और खूबसूरती देगी। Respected Speaker Madam, I would like to bring the attention of House towards the fact that the Agnipath scheme is one of the best schemes government has come up within 75 years of Indian independence. Through this scheme, the average age of army will be taken down from 32 years to 23 years. माननीय महोदया, जैसा कि सब जानते हैं, विगत कुछ वर्षों में भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दृष्टि से कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं चीफ ऑफ डिफेंस के पद का सृजन तथा रक्षा प्रबंधन के लिए केंद्रीय व्यवस्था का गठन। Furthermore, madam, this will strengthen the national security, and now the youth of the country will get a chance to serve the nation. इससे हमारे नौजवान अनुशासित होंगे तथा उनका मानसिक, तार्किक एवं शारीरिक विकास होगा। अंततः मैं यही कहूँगा, अग्निपथ योजना हितकारी है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे देश के लिए एवं हमारे देश के भविष्य के लिए। धन्यवाद। No supplementary questions in this regard. प्रश्न संख्या 103, सुश्री काजल चौधरी। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दे तो भारत का विकास दर दहाई की संख्या में होगा। पर यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग ही महिला रोजगार को लेकर बात करते हैं, जबकि अधिकतर लोगों को युवाओं के बेरोजगार होने से ज्यादा चिंता है। तो क्या सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर चिंता में है भी या नहीं? यह सरकार बस पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता को दर्शाते हैं। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उड़ती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। इसके अंतर्गत सरकार का क्या रुख है? Honorable Women and Child Development Minister, please. Yes, Honorable Speaker Madam, I would like to tell the members of opposition, क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है? क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है? आज भी नारी के हाथों में दुनिया चलाने की डोर है। One of the first steps towards women empowerment is ensuring that they have enough financial stability. और जैसा कि हमारे लीडर के ऑपोजिशन का कहना है कि बजट से ज्यादा रिजल्ट मैटर करता है, so I would like to share some of the successful results of our government. Nearly 45 crores, Madam, 45 crore Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana accounts which were opened in the last 7 years currently have deposits of rupees 1.57 lakh crores and besides 1.57 lakh crores.
55% of these account holders are women. And the average deposit in the account has also risen from rupees 1,000 in March 2015 to 3,449 by March 2021. And the number of women having mobile phones has also gone up from 45.4% in 2015 to 16 to 54%, madam, 54% in 2019 to 21. At least they can now ensure living away from home. Government and several NGOs are making efforts to empower the women by creating awareness. Schemes are Mahila-e-Haat. I repeat, Mahila-e-Haat. This online platform received registration requests from over 1.5 lakh women and 10,000 self-help groups after it was launched. Other schemes are One Stop Center, Women Helpline Scheme, Ujjwala 2.0 Scheme, etc. I hope, मैं आशा करती हूँ कि विपक्ष को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अब इस विषय में कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 104 श्रीमती सुहानी मिश्रा। Speaker Madam, I would like to take the Assembly's attention towards the recently introduced budget. Privatization of Indian Railways being the most objectionable point here. In fact, the union budget presented is showing an overall privatizational drive in India, forgetting the needs of a common man. Madam, I just want to ask the government. The work of a government is to work towards the comfort of the nation and not towards profit making. While being the private companies are only and only dedicated towards profit making schemes. I just want to ask the government, can they please clarify whether they plan to privatize Indian Railways as they did with Air India? Honorable Railway Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को साफ-साफ शब्दों में यह बताना चाहती हूँ कि भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। रेलवे भारत की संपत्ति है और भारत की ही रहेगी। जो रेलवे लाइन से एक बार लग चुकी, उनमें विकास कार्य करने यात्रियों को सुविधा देना ही हमारा ध्येय है। अगर इन सुविधाओं के प्रति कोई भी निजी निवेश आता है, तो मेरे हिसाब से हमें इस चीज का स्वागत ही करना चाहिए। हम विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की पूरी तैयारी में हैं। हमने अमृतसर रेलवे स्टेशन के लिए 230 करोड़ रुपए, महोदया 230 करोड़ रुपयों का निवेश आधारित टैंक बनाया है। गोल्डन टेम्पल जाने वाले हर शख्स जो अमृतसर से आएंगे, वह अपने अपने अनुभवों में सुविधाओं से परिपूर्ण एक भव्य अनुभव लेकर जाएंगे। हमने इसका आरपीएफ भी तैयार किया है, जिसे जल्द ही इशू कर देंगे। ऐसे लगभग 50 रेलवे स्टेशनों का विकास और सौंदर्यीकरण होगा। अब अगर इसमें कोई भी निजी निवेश आता है और वह यात्रियों के हित में हो, तो इसमें सवाल कैसे? निजीकरण सेवा देगा और वह सेवाएं भारत की उद्योग शक्ति को बढ़ावा देंगी, तो देश की ही जीडीपी बढ़ेगी, जो आगे बढ़कर हमें महाशक्ति बनने के रास्ते पर अग्रसर करेगी। अब इस विषय में कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 105 श्रीमती नेहा। First of all, thank you, Speaker Madam, for granting me this chance to put forward my concern. Before starting, I would like to appreciate the efforts of the government for evacuating Indians from the war-shaken Ukraine. लेकिन महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या बस यूक्रेन से नागरिकों को लाना बस हमारी जिम्मेदारी थी? महोदया, 20,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन में रहते थे, जिसमें से 18,000 नागरिकों को सरकार द्वारा वापस लाया गया। महोदया, जिसमें से 16,000 सिर्फ मेडिकल के छात्र थे। These students were at different level of different stages of their studies in Ukraine. कोई आखिरी साल में था, तो कोई पहले, तो कोई तीसरे, तो
मैं विपक्ष का ये वहम दूर करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार वापस आए छात्रों के हित में कोई कार्य ही नहीं किया। पर मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार यूक्रेन से आए सभी छात्रों की जरूरतों पर पूरा ध्यान दे रही है। जैसे ही इन छात्रों को समायोजित करने के लिए केंद्र राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से बातचीत हो रही है। इतना ही नहीं, इन्हें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में भी बैठने की इजाजत दे दी गई है। और इतना ही नहीं, इन मेडिकल छात्रों को यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस से अपना क्लिनिकल प्रशिक्षण पूरा करने की अनुमति देने के लिए सरकार 2 महीने, जी मैडम स्पीकर, मात्र 2 महीने में एक योजना तैयार कर ली है। अतः मेरा विपक्ष से यह अनुरोध है कि कृपया यहाँ आकर बेफिजूली की बातें छोड़ थोड़ी सी मेहनत करने का भी कष्ट करें और अपना होमवर्क अच्छे से करके आए। कांच पर पारा चढ़ा दो तो आईना बन जाता है और आईना दिखा दो तो पारा चढ़ जाता है। मैडम, if the government is putting so much effort in for returning students, then why are they doing such unseemly publicity mongering in the neighboring countries? Madam, I don't think that we need any publicity for what we are doing for our own people. सदन की क्रिया शांति बनाए रखें। माननीय विदेश मंत्री, कृपया। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहता हूँ कि हमारी विदेश नीति देश के लिए है, न कि किसी एक सरकार की है। भारत ने विश्व स्तर पर अपनी एक महत्वपूर्ण छवि बनाई है जिसे हमें बरकरार रखना है। और जहाँ तक बात आती है इनके प्रश्न की, तो हम चाहे कुछ भी करते हैं, विपक्ष को तो हमेशा यही लगता है कि हम अपना सीना ठोक रहे हैं। No more supplementaries now. The question hour is over. The papers will be laid down. माननीय सभापति महोदया, मुझे युवा संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद के राज्यसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन विभाग द्वारा मुझे इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 संबंधी विधेयक की एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 1 अगस्त 2022 की बैठक में पारित हुआ था। महासचिव राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। माननीय स्पीकर मैडम, मैं राज्यसभा द्वारा पारित इंडियन अंटार्कटिक बिल संबंधी विधेयक की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। Breach of privilege by Mr. Ashutosh. Honorable Speaker Ma'am, a serious motion for breach of privilege has been committed in Maharashtra by a highly reputed journalist and famous movie actress. They accused and used derogatory remarks against the Chief Minister and other leader of the ruling party in Maharashtra. All these attributed derogatory comments and expressed their doubt about the integrity of the whole political class and all the honorable member of the parliament. Therefore, I request you to allow me to raise a question on that matter now. Mr. Ashutosh, have you given notice of it earlier? You may give due notice along with a copy of these statements made by the Excellencies. If recorded, I should consider it. You cannot bring a surprise on me like this. Honorable Ma'am, I have already given a notice of it at 10:25 am today. It will be examined when it comes to me. I shall consider and let you know my decision. Now it is the time to welcome foreign delegates. I have to make an announcement on behalf of the House. I have pleasure in extending our warm welcome to Her Excellency Ms. Sun Koong-kai, Speaker of the Japanese Parliament, and other honorable members of Japanese parliamentary delegation. First, Ms. Akiko Kamei. Second, Mr. Hosoda Hiroyuki. It is a very high-powered delegation who reached Delhi on Monday, 30th of August, 2022.
We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey this message to Prime Minister, President, Parliament, Government and other friendly people of Japan. Thank you. Now, let us take up the calling attention. Miss Akansha Pandey, Mrs. Sneha, Miss Kajal will call the attention of the Finance Minister. Miss Akansha Pandey, please. अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब महामारी के बाद अर्थव्यवस्था 12% दर से घटी तो देश को एक गहरा झटका लगा। महंगाई, बेरोजगारी सुरक्षा की मुख की तरफ बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा बोझ गरीबों को उठाना पड़ रहा था, जिसमें 168 मिलियन, अध्यक्ष महोदया, 168 मिलियन लोग गाँव में बेरोजगार हुए। महंगाई के कारण उनका बजट वैसे ही कम था। वे रोज कुआं खोदकर पानी पीने में मजबूर हुआ करते थे। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने का आखिर क्या कारण है? अध्यक्ष महोदया, अंत्योदय जैसी योजनाओं से उनके उत्थान की बजाय उन पे और अतिरिक्त बोझ डालने का आखिर क्या कारण है? अध्यक्ष महोदया, एक जंजीर की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी कितनी मजबूत है। वैसे ही देश और समाज की मजबूती भी इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश का गरीब कितना मजबूत है। ऐसे में इस कमजोर कड़ी को मजबूत करने के प्रयास विफल होते नजर क्यों आ रहे हैं? माननीय वित्त मंत्री जी, कृपया। Madam Speaker, I would like to tell the opposition members that the inflation is properly under control at 7%. Now, nobody is in denial of the price rise. We are at 7% with efforts, and the government and RBI are working hard so that it can be brought below 6%. Madam Speaker, I would like to pinpoint this to the opposition, that everyone is aware that in the previous government's regime, the increase in average price of common commodities like tomato, potato, and onion was at 160%, 164%, and 324%. Ma'am, everyone is aware of it. You don't need to get so excited. Ma'am, जब सब्जियों के दाम इतने ज़्यादा थे तो सोचिए जरा महंगाई की दर में बढ़ोतरी कितनी रही होगी। तो मेरा आशा, so I suggest the opposition to please speak carefully. I request the member of the opposition to ask her question. सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार के इन लालची और लोभी लोगों को यहाँ बता दूं। सभा में सब शांति बनाए रखें। Mrs. Sneha, please don't use verbal language or direct attack to a person. मैडम, मैं माफी चाहूंगी, परंतु महोदया, दूसरों को राय देने से पहले एक बार अपने गिरेबान में जरूर झांक लें। भारत एक विकासशील देश है जो अपनी विरासत और अपनी संस्कृति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन आखिर कब तक यहाँ की संस्कृति और यहाँ की विरासत ही हमें विश्व में पहचान दिलाती रहेगी? मैडम, we need a better education. Education is one of the most vital factor for attracting aspirants from all over the world. लेकिन मैडम, NSS के नेशनल सैंपल सर्वे के हिसाब से मात्र 2.75 गुना बढ़ोतरी शिक्षा में हुई है। वो कहावत तो सबने सुनी है ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए, सुनी है ना? अरे जब शिक्षा के इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो परिणाम भला मीठा कहाँ से हो सकता है? प्राइमरी स्कूल्स में 5,000 से 15,000 तक, हाई स्कूल्स में 15,000 से 50,000 तक, कॉलेजेस में 30,000 से 70,000 तक, मैडम हायर एजुकेशन में 70,000 से 5 लाख तक की फीस है। 5 लाख मैडम, 5 लाख। इट इज नॉट एलिजिबल, इट इज नॉट। जिस देश में पढ़ाई इतनी महंगी हो कि वहाँ के बच्चे ना पढ़ पा रहे हो, उस देश में भला दूसरे देश का बच्चा अगर क्या करेगा? मैडम, इस सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बजाय शिक्षा को लगातार महंगी की जा रही है। महोदया, मैं चाहूंगी माननीय वित्त मंत्री जी सदन को बताएं कि आखिर शिक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर भला इनकी सरकार कर जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर प्लीज। आपकी सभी तृष्णाओं का उत्तर हमारे इस साल का बजट ही देगा। मैडम स्पीकर, द बजट, मैं बताना चाहती हूँ सभा को कि हमारे इस साल के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में ही 11.86% एलोकेशन की बढ़ोतरी की गई है। द बजट अलॉटेड इज ₹1,04,728 crores, out of which पढ़ना लिखना अभियान has been allotted
1,250 crores. India's biggest education scheme. Samagra Shiksha Abhiyan, India's biggest education scheme, has been allotted 250 crores. Madam, India's biggest education scheme. And a loan of $500 million has been taken for this account. The concept of example schools, first introduced by our government in 2021. The budget for Kendriya Vidyalaya has also been increased to 7,060 crores. Our education budget focuses on digital education with the universities, job creation, and agricultural universities, etc. Madam, we focus on skill development, vocational education, on regional languages, and mental health of children that has never been previously discussed through the National Mental Health Training Program 2022. So, madam, how is it that they put allegations on us when they themselves have done nothing, madam, nothing? सुश्री काजल, कृपया। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार के वित्त मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ कि रूस से इतने कम दामों में तेल खरीदने के बावजूद भारत सरकार में तेल के दाम इतने बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं? क्या सरकार को आम आदमी के ऊपर बढ़ते आर्थिक बोझ की चिंता नहीं है? किसी ने सच ही कहा है, ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी अपना बेच कर खा गया है कोई, अब ना वो अरमान है और ना वे सपने, सब कबूतर उड़ा गया है कोई, सब कबूतर उड़ा गया है। फाइनेंस मिनिस्टर प्लीज। मैडम, जब मुशायरा चल ही रहा है तो एक मेरी भी सुन ले। तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय, शायरियाँ काफी हो गई, कृपया अपना पक्ष रखें। So madam, as I was saying, the opposition is only fixated upon putting baseless allegations on us. Instead, they should put their minds on researching things beforehand. I would like to take the Assembly's attention towards the fact that the fundamentals of India are quite strong and economic distress should be looked at in a holistic way. Madam, the ongoing war between the two countries had led to a global economic crisis and hence the increased prices of crude oil. Yes, indeed we are taking oil from Russia on a much lower price, but not on a decreased charge rather the right way. Nobody is doing us any favor. And compared to other countries, the prices of crude oil in India are much lower. So I hope this answers the questions of the opposition. Honorable Minister of Cooperative Affairs, Ayushi, will introduce the bill. Honorable Speaker, Madam, I beg to move for leave to introduce a bill, the Competition Amendment Bill 2022. The question is that leave be granted to introduce a bill, the Competition Amendment Bill 2022. Now those who are in favor will please aye. Aye. Those who are against will say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. Madam, I will introduce the bill. The bill will be considered in the next session of the Parliament. Now, the House will take up consideration of the Central Universities Amendment Bill 2022. The question is that leave be granted to introduce a bill, Central Universities Amendment Bill 2022. Minister of Education. Honorable Speaker, Madam, I beg to move the Central University Amendment Bill matters connected to it be taken into consideration. The clauses of this bill are as follows. The bill seeks to amend the Central Universities Act 2009, which provides centers for stability of central universities in various states. Clause number 2. It seeks to convert the National Rail and Transportation Institute at Vadodara into the Gati Shakti Vishwavidyalaya University. Clause number 3. The existing Vice Chancellor of the Gati Shakti will hold the office for 6 months from the Act is notified or until a new Vice Chancellor Gati Shakti is appointed, whichever is earlier. Clause number 4. Every person employed by the National Rail and Transportation Institute, Vadodara, and before the commencement of the Central Universities Amendment Bill shall hold his office or service in Gati Shakti
Act with the same temper. Clause number 6. First, the remuneration and the terms and conditions and the privileges as to provide pension, leave, gratuity provident fund and other matters shall remain the same even if the Central University's Amendment Bill had not been enacted, and employees shall continue to do so until their employment is terminated. Madam Speaker, मैं सदन से यह आशा करती हूँ कि यह सदन बिना किसी पक्षपात के इस बिल के जरिए समाज में लाए जा रहे एक सकारात्मक बदलाव का सहयोग करे। Mr. Ayush, please. माननीय स्पीकर मैडम, मैं इस बिल का पूर्णतः विरोध करता हूँ। अगर हम अनुसंधानों के आंकड़ों की बात करें तो भारत में बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज के रिसर्च सिस्टम खस्ता हालात में नजर आते हैं। इनके पीछे कई अहम कारण हो सकते हैं, जैसे रिसर्च सिस्टम फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसेंटिव्स में कमी इत्यादि हैं। हमारे देश की यूनिवर्सिटीज में अत्यधिक नौकरशाही व्यवस्था और अनुसंधानों के लिए कम प्रोत्साहन जैसे हालात हैं। और जहां तक देखा जाए तो इस प्रस्तावित बिल में इन सब चीजों को सुधार करने की कोई बात नहीं की गई है। इस प्रकार इस बिल भारत के जनभावना के अनुरूप नहीं है, अतः मैं इस बिल का पूर्णतः विरोध करता हूँ। धन्यवाद। Mrs. Nidhi, please. Madam, Central University are witnessing a lack of permanent staff and poor infrastructure, and huge backlog of vacancies is a worrying factor. This bill is doing nothing but adding more to this list. Most central universities across the country face a shortage funds. India has been internationally known great learning centers, but many central universities face a decline today. Madam, is totally opposed. Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जमीन से जुड़े होते हैं वो हवा में बातें नहीं करते। इस तेज से चल रही 21वीं सदी में भारत को अपनी प्रभावी भूमिका बनाए रखने के लिए खुद को भी बदलना होगा। इसी कड़ी में हमारी सरकार ने इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डिजाइन के लिए, इंटरप्राइजेस के लिए एक जरूरी इकोसिस्टम बहुत ही तेजी से तैयार किया है। हमारा यह बिल भी इसी कड़ी में एक बानगी है। मैं विपक्ष को ये भूलना नहीं चाहिए कि आजादी से चल रहे इस महोत्सव में हमने शिक्षा को कहीं भी पीछे नहीं रखा है, बल्कि निष्ठा पोर्टल, टॉकिंग बुक्स, विद्यार्थी 2.0 जैसी विशिष्ट योजना इसके अंतर्गत हमने प्रस्तुत भी की है। आज के इस प्रस्तावित बिल से भारत के हर एक राज्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी और इतना ही नहीं, वर्तमान यूनिवर्सिटीज में भी वित्त पोषित कर बढ़ोतरी भी की जाएगी। इसी कारण से इस सभा में मौजूद सभी लोगों से मेरा विनम्रतापूर्ण आग्रह है कि वह इस बिल को पूर्ण बहुमत से पास करवा दें। Mr. Akshat Bhati, please. Honorable Speaker, I welcome this bill and its provision as it seems to be a milestone in order to ensure equality in distribution of work for a deprived state university. The transport sector is an important sector in the economy. Railways, waterways and highways are basic infrastructure, and these infrastructure will be pushed through the Gati Shakti Master Plan. Ma'am, a trained and focused cadre is required to promote the vision of PM Gati Shakti. So ma'am, I support this bill. Srimati Isha, कृपया। माननीय, मैं इस बिल का पूर्णतः सहयोग करती हूँ। इस बिल में प्रावधान है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत को अन्य हिस्सों के साथ साथ देश में भी केंद्र स्थापित करने का मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय की स्थापना परिवहन के क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता को पूरी करेगी। इस बिल से राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्था को यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय को रेल मंत्रालय द्वारा स्पॉन्सर करने के साथ साथ फंड भी प्रदान किया जाएगा। Education Minister, please. Honorable Speaker, Madam, I thank you all the members who have supported this bill और उनकी भी जिनकी ज़रा नवाज़ी के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी
Transportation, Technology and Management. The Central Universities Amendment Bill will generate more human resources. Madam, that will increase the country's productivity. While the headquarters will be in Vadodara, but there will be campuses across the country which will develop as centers of excellence. Madam, transportation is a complex sector and globally all the developed countries have such institutes. मैं आशा करती हूँ कि विपक्ष के मन की जागी कश्मकश को शांति से भरी नींद आ गई होगी. I thank you all again for your concern and I request the House to pass the bill. Now, the question is that the Central Universities Amendment Bill 2022 will be taken into consideration. Now, those who are in favor will please aye. Aye. Those who are against it will say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Now, the question is that clause 1(5) stands part of the bill. Now, those who are in favor will please aye. Aye. Those who are against it will say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Clause 1(5) stands part of the bill. Now, the question is that clause 1, the enacting bill formula and the title stand part of the bill. Now, those who are in favor will please aye. Aye. Those who are against it will say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Education Minister, please. Honorable Speaker, Madam, I move the bill to be passed. Motion moved that the bill is passed. Now, those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against it will say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed. Now, the House is adjourned to meet again on 15th September at 11 a.m.